हाँ जी बच्चों, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया है केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी हमने फिनिश कर दिया है, 5th चैप्टर। उसके बाद हमने मोशन वाला चैप्टर भी कर लिया है। सो आज की क्लास में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों इज मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ जी, क्या नाम है चैप्टर का, बोलो जल्दी। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। कौन सा, किस चीज का चैप्टर है? फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है? केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, केमिस्ट्री की टर्म्स में या फिर साइंस की टर्म्स में प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। सो आज थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा ये देखेंगे आज की क्लास में कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। देखो, फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर या फिजिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मैम जो अपना मैटर होता है वो कितने टाइप का होता है। हाँ जी, कितने टाइप का था, क्या क्या पढ़ा था? वैसे तो मैम 5 टाइप का है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, और प्लाज्मा। वैसे तो ये 5 टाइप का है, बट 2 हमारे कोर्स में से कट गए हैं, तो हमें बेसिकली 3 ही पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं हमने? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें डील करना है बच्चों कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मैटर जो है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में जो हमारा मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मैटर कितने टाइप का है, ठीक है। सो एक बार यही देख लेते हैं बच्चों कि मैम अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, तो मैम हम किस किस कैटेगरी में उसको या क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को। देखिए, अगर मैटर को केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हमें यहां पर क्लासिफाई करना है तो बच्चों ब्रॉडली मैटर को 2 कैटेगरीज में यहां पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फॉर्म जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मैटर 2 टाइप का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, तो ऑफ कोर्स दूसरे वाले का क्या नाम हो जाएगा बच्चों? दूसरों को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हमारी एनसीईआरटी ने जो है इम्प्योर सब्सटेंसेस को एक फैंसी सा नाम दिया हुआ है ना, इम्प्योर अजीब सा लग रहा है उनको, तो उन्होंने क्या किया है, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस को? मिक्सचर। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को कितने पार्ट्स में या कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो आप 3 ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें होते 5 है बट 3, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उन्हीं की प्रॉपर्टीज जो है बच्चों हमने डिटेल में पढ़ी है पूरी की पूरी, कि किस तरीके से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में। हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो एटम्स हैं वो अरेंज्ड है मैम सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, किस तरीके से मैम जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और भी हमने बहुत सारे फीचर्स वहां पे पढ़े थे। ये फीचर्स तो हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़े थे बच्चों फर्स्ट चैप्टर में। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि कंप्रेसिबल है या नहीं है, रिजिड है या फिर फ्लूइड है, कंटेनर को पूरा भर देंगे या नहीं भर देंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने ये पढ़ा था कि मैम उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है या नहीं है। सो ये सारी बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ ली हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन को टारगेट करने वाले हैं, और अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो उस बेसिस पर मैटर 2 टाइप का है, एक है मैम प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, अब फर्दर बच्चों क्या किया गया है, फर्दर जो अपना प्योर सब्सटेंस है उसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस अपने कहलाते हैं एलिमेंट्स, और दूसरे प्योर सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो कौन से टाइप के मैटर हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, चाहे एलिमेंट हो चाहे हो अपने कंपाउंड्स। अभी डिटेल में सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए कि एलिमेंट किसे बोल रहे हैं, कंपाउंड क्या है मैम, मिक्सचर क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर 10th क्लास में तो ये नहीं पढ़ा पाएंगे ना। 10th क्लास में तो सीधा बताएंगे कि इस कंपाउंड का ये नाम है, ये एलिमेंट है, ये वो है। सो ये सारी चीजें डेफिनेशन वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज आपको यही क्लियर
करनी है 9th क्लास में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब बच्चों मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होते हैं बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे होते हैं बच्चों अपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस का जो नाम है मैम वो है अपना मिक्सचर्स। मिक्सचर 2 टाइप के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, और यहां पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब देखिए, अगर बच्चों एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 ही टाइप के एलिमेंट यहां पर डिस्कस करे हैं, बस 4 हैं हम लोग। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, तो तुम वहां पर देखोगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मैम उनको हम फर्दर 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड लास्ट है बच्चे अपने नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस को एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ है, या तो भूल गए होंगे लिखना, ठीक है। चलिए, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन हमें 9th क्लास में यहां पर और 10th में पूरा का पूरा डिटेल में सिर्फ इन 2 टाइप के कंपाउंड्स को बच्चों डिस्कस करना है, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे यहां पर भी कि आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं। सो बच्चों बेसिकली हमें ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर के बाद कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, या 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक अपना कहलाता है प्योर सब्सटेंस, और बच्चों दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैम इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस का ही अपना नाम क्या है बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंसेस का ही अपना नाम है मैम क्या, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स फर्दर 2 टाइप के हैं, कौन कौन से टाइप है बच्चों मिक्सचर्स के, मिक्सचर्स के फर्दर 2 टाइप हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स फर्दर 4 टाइप के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो मैम हमें आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करना है। तो आप ये मान के चलिए दिस चैप्टर इज अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, ये सारी चीजें हम यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंसेस के साथ, क्योंकि तुमने देखा है कि मैम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर, एक प्योर सब्सटेंसेस है, एक है अपने मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस से ही चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। देखिए, अगर आप किसी कॉमन पर्सन से पूछेंगे, या फिर कॉमन पर्सन का क्या मतलब है, यहां पर कॉमन पर्सन से मतलब है नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाला कोई पर्सन, नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड, कोई ऐसा बंदा जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी है, या फिर तुम्हें पता है बहुत सारे हमारे पेरेंट्स में जो आर्ट्स बैकग्राउंड से जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, या कोई ऐसा बंदा जो कभी स्कूल ही नहीं गया है ना, दोनों ही नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, अगर आप किसी एक नॉर्मल बंदे से पूछेंगे कि भाई ये इन पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से प्योर सॉल्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर प्योर घी, ठीक है, और ये है यहां पर प्योर मिल्क, तो इसका क्या मतलब है। अगर आप किसी नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले किसी पर्सन से आप ये पूछेंगे कि आपके लिए इस प्योर वर्ड का क्या मतलब है, तो आप जरा सोचिए पहले तो बैठ के। हाँ जी, अगर आप मम्मी से अपनी पूछते हैं कि मम्मी प्योर मिल्क का क्या मतलब है, तो मम्मी का क्या जवाब होगा बताइए। मम्मी ये कहेंगी बेटा ऐसा मिल्क जिसमें जो मिल्कमैन है उसने कोई पानी ना मिलाया हो, है ना, ऑफ कोर्स, है ना। मम्मी का क्या मतलब है, मम्मी का प्योर से सिर्फ प्योर मिल्क से ये मतलब होगा कि उसमें मिल्कमैन ने एक्स्ट्रा पानी ना ऐड कर दिया हो, वो प्योर मिल्क हो, मतलब वो सिर्फ मिल्क ही मिल्क हो, उसमें कोई पानी एक्स्ट्रा ना ऐड किया गया हो, ठीक है, या कोई और चीज एडेड ना हो। जैसे घी है, घी का भी हमें पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मिलावट वाला घी मिलता है, तो मम्मी क्या कहती हैं, मम्मी तुमने सुना है, न्यूज में भी सुना है कि ये इस जानवर की चमड़ी का फैट जो है वो पाया गया इस घी में, ये पाया गया वो पाया गया। तो क्या है मतलब, अगर आप मम्मी से पूछोगे कि प्योर का क्या मतलब है, तो प्योर का क्या मतलब है फॉर अ कॉमन पर्सन या नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले बंदे का क्या मतलब है, प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन, प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन,
क्या मतलब है बच्चों अडल्ट्रेशन का? अडल्ट्रेशन का मतलब है मैम मिलावट। सो अगर हम किसी भी नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले बंदे से ये पूछेंगे कि आपके लिए प्योर वर्ड का क्या मतलब है, तो आपको जवाब यही मिलेगा कि एक ऐसी चीज जिसमें और कोई चीज की मिलावट ना हो। अगर मिल्क है तो उसमें कोई पानी ना ऐड किया हो, अगर प्योर घी है तो उसके अंदर किसी और जानवर की चर्बी ना हो, प्योर घी से ही वैसे प्रोसेसिंग से बना हुआ घी हो, ठीक है। अगर प्योर सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो बस सॉल्ट हो, ऐसा नहीं कुछ और ऐड किया हुआ है ना, पत्थर वत्थर जो है उनको पीस के ग्रेन्स को मिक्स किया हुआ है। जैसे आपने देखा है बहुत बार जो दालें आती हैं, अगर आप खुली दाल कहीं से खरीदते हैं तो आपको उसमें छोटे छोटे स्टोन्स मिलेंगे, है ना। वो क्या है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो दुकान वाला जो है वो उसका वेट बढ़ाने के लिए थोड़े थोड़े पेबल्स वगैरह उसमें भर देते हैं, मिट्टी विट्टी इस टाइप से, है ना। ताकि वेट कम हो, उसको कम देना पड़े, पैसे उसको उतने ही मिल जाए इसीलिए। बेसिकली प्योर का मतलब होगा एक नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले बंदे के लिए कि जिस चीज में कोई मिलावट ना हो, हम उसी को कहेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों साइंस की, है ना। अगर आप किसी अगर आप किसी साइंटिस्ट से ये पूछते हैं, या फिर मैं साइंटिफिक लिख देती हूं, अगर आप किसी साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले पर्सन से आप ये पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके लिए क्या मतलब है प्योर का, है ना। अगर आप साइंटिस्ट से पूछते हैं कि प्योर का आपके लिए क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनिए बात। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान सुनिए। अगर हम किसी साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले पर्सन से या फिर किसी साइंटिस्ट से हम ये पूछते हैं कि आपके लिए प्योर का क्या मतलब है, पहले हम मिल्क का ही पूछ लेते हैं। चलिए इस साइंटिस्ट से हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपके हिसाब से जो मिल्क है क्या वो प्योर है या नहीं। यहां पर इसमें कोई भी पानी एडेड नहीं है, ये प्योर मिल्क ही है। लेकिन अगर आप एक साइंस वाले बंदे से या साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले पर्सन से ये चीज पूछते हैं कि मिल्क क्या है, साइंटिस्ट जो है वो आपको कहेंगे कि मेरे हिसाब से तो मिल्क भी इम्प्योर सब्सटेंस है। फिर आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि क्यों, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें तो कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, मिल्कमैन डायरेक्ट लेके आए दूध निकाल के, ठीक है, भैंस का या जिसका भी है, ठीक है। ये तो प्योर है। तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा कि आप इसको इम्प्योर क्यों बोल रहे हो? देखिए अब साइंटिस्ट आपको वहां पर आंसर करेंगे कि भाई मैं इसको इसलिए इम्प्योर कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आपका सवाल होगा क्या क्या? मिल्क के अंदर फैट है, मिल्क के अंदर प्रोटीन्स हैं, मिल्क के अंदर नेचुरली वाटर कंटेंट काफी है, मिल्क के अंदर शुगर भी है ना, लैक्टोज शुगर होती है मिल्क के अंदर। एक साइंटिस्ट आपको दूसरे नजरिए से एनालाइज करेगा चीजों को और वो आपको कहेगा कि मेरे हिसाब से तो जिसको एक कॉमन पर्सन प्योर मिल्क कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो साइंस के हिसाब से तो वो भी क्या है बच्चों? साइंस के हिसाब से तो वो भी है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब हमें चीजों को अब साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप 9th क्लास में साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको किस चीज की जरूरत है? ऑफकोर्स मैम हमें जरूरत है बहुत ज्यादा डीपली चीजों को एनालाइज करने की। अब हम चीजों को सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि प्योर का क्या मतलब है और इम्प्योर का क्या मतलब है। तो ये जो चीज है ना बच्चों कि मैम इसको इम्प्योर बोल दिया है मिल्क को, तो जबकि ये हमारे हिसाब से तो प्योर है, या हमारी मम्मी के हिसाब से तो ये प्योर है, साइंटिस्ट ने तो इसको इम्प्योर बोल दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी हम चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये इम्प्योर क्यों है, या इम्प्योर हम किसे कह रहे हैं साइंस के हिसाब से और प्योर किसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं, देखिए अब यहां पर हम बच्चों क्या करते हैं, अब यहां पर हम बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैम अगर हम कभी भी कंफ्यूज हो जाएं तो हम क्या रूल्स या किस चीज को फॉलो करके ये बता पाएंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं है। तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? प्योर सब्सटेंस लिख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस is that form of matter, pure substance is that form of matter which is made up of
which is made up of same type of particles, same type of particles। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्योर सब्सटेंस जो है मैटर की वो फॉर्म है या मैटर की उस फॉर्म को बनाता है जो अपना क्या है, जिसके अंदर प्रेजेंट है सारे के सारे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है मैम, पार्टिकल्स क्या हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। यहां पर पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, वो एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स यहां पर आयंस भी हो सकते हैं, और पार्टिकल्स यहां पर जो है अपने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस चीज पर आपको काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशन यहां पर क्लियर नहीं होगी तो आपको काफी समस्या आ सकती है इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से सुनिए, प्योर सब्सटेंस क्या है बच्चों? प्योर सब्सटेंस का मतलब है मैम कोई भी वो चीज जो मिलकर बनी हुई है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कुछ भी वो चीज हो सकती है जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब यहां पर जो ये वर्ड है पार्टिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल का क्या मतलब है बच्चों? पार्टिकल का मतलब है मैम कि या तो किसी प्योर सब्सटेंस के अंदर एक जैसे एटम्स होंगे, या फिर किसी प्योर सब्सटेंस के अंदर सारे के सारे जो आयंस है वो एक जैसे होंगे, या फिर मैम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम टाइप के होंगे। एक जैसे मॉलिक्यूल्स मिल मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? एक जैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो मिल मिलकर मैम बनाएंगे प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी धीरे 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 आगे लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट में अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहां पर डील करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में प्योर सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस मैम वो वाले मैटर होते हैं जो मिलकर बने हैं सारे के सारे, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। हाँ जी, ये पार्टिकल्स का क्या मतलब है? पार्टिकल्स का मतलब है मैम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वर्ड का मतलब है कि मैम जिनसे मिलकर ये बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर सेम। प्योर सब्सटेंस जिस चीज से मिलके बने हैं, जिन पार्टिकल से मिलके बने हैं, दे आर सेम। तो अब वो सेम कैसे कैसे हो सकते हैं? वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब मैम सेम टाइप के एटम्स होंगे तो वो कौन सी फॉर्म बनाते हैं प्योर सब्सटेंस की? प्योर सब्सटेंस की भी हमने पढ़ लिया, अलग अलग फॉर्म्स हैं। अगर मैम सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कौन से प्योर सब्सटेंसेस बनाते हैं? अगर मैम सेम टाइप के आयंस हैं तो मैम वो कौन सा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस बनाते हैं? तो इस चीज को अभी आगे हम लोग डील कर रहे हैं, बट ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। प्योर सब्सटेंस मिलकर बनता है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से। या तो सेम एटम होंगे सारे, या फिर सेम आयंस होंगे, या फिर सेम मॉलिक्यूल से मिलकर अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ये चीज बिल्कुल ही हमें क्लियर होनी चाहिए। अब प्योर सब्सटेंस में तुम्हारा ये भी आता है, ये तुम्हारा कोई कड़ा है, सिल्वर का बना हुआ है ना? गोल्ड की तुम्हारी औकात नहीं है तो हम सिल्वर पहन लेते हैं मैम। ठीक है, तो सिल्वर में मुझे ये बताओ कि सिल्वर में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है वो क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बताओ जरा। सिल्वर जो है, सिल्वर के एटम की रिप्रेजेंटेशन पता है किसी को? सिल्वर के एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी, सिल्वर के एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी नहीं पता है, धीरे 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 सीखोगे पता चल जाएगी। एजी, एजी सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं एजी से। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यह है कि अगर तुम इसमें पार्टिकल्स देखोगे, मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि ये जो सिल्वर का कड़ा है ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, और जो पानी है ये भी क्या है बच्चों? ये दोनों प्योर सब्सटेंस है। चाहे वाटर हो चाहे तुम्हारा हो सिल्वर, दोनों प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? अब ध्यान से सुनो बात। जब मैम इस जो ये कड़ा है ना, हमारा बैंगल है, इसमें हम अंदर अंदर देखेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि यहां पर सारे के सारे कौन से एटम्स हैं? सिल्वर सिल्वर सिल्वर, एजी 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 एजी। मतलब सिल्वर की जो ये ज्वेलरी है ये मिलके किससे बनी है? ये मिलके बनी है अपनी एजी के एटम से। किससे मिलके बनी है बच्चों? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन है, तो क्या आंसर होगा? सिल्वर, एजी। इसी तरीके से अगर वाटर की बात करें, हाँ जी, वाटर में तो मैम इस तरीके से होता है,
H2O ये क्या है? अभी तुम्हें एंगल की तो जरूरत भी नहीं है अभी, लेकिन तुम अभी जान लो कि मैम पानी का जो मॉलिक्यूल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जब तुम पानी को एज ए मैटर देख रहे हो तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या है बच्चों? हाँ जी बताओ जरा। मैम अगर सिल्वर की ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो है Ag के एटम। किससे मिलके बना है बच्चों? Ag के एटम से। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब जो बनाएंगे, उसको बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूट करने वाले, ठीक है, कॉम्पोजिशन में जो है। हाँ जी ध्यान से सुनो जरा। अभी क्या पढ़ के आओ? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ये पढ़ी है मैम, विच इज दैट मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर सेम टाइप के पार्टिकल्स कौन है? Ag के एटम्स। यहां पर सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। अब इधर आ जाओ जरा। यहां पे अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अकेले नहीं है ना, लेकिन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है ना। हाँ जी, यहां पर क्या अकेले ऑक्सीजन होती, अकेले पानी होता और कोई रेशो ना होता, क्या पानी बन जाता? H2O ना बनता। तो H2O के मॉलिक्यूल हैं इस पूरे ग्लास में। क्या है बच्चों? मैम इस पूरे ग्लास में H2O 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 है। इसका मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या तो एटम एक जैसे हों, देखो सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, या फिर बच्चों क्या हो, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हों। अब इनमें फोर्सेज होती हैं, उनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इनके बीच में फोर्सेज होती हैं। यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, उनमें फोर्सेज होती हैं। हाँ जी, मुंह बंद हो जाएगा आपका। इतना आसान नहीं है, पढ़ लो। एक तो अरियन पीछे जाओ, अर्पित पीछे जाओ, तुम जाओ पीछे जल्दी बेटा प्लीज। मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अब क्लास में, क्योंकि तुम्हारा कुछ है तो है नहीं, पढ़ते तो हो नहीं तुम बिल्कुल, कोई भी तुम में से। परफॉर्मेंस 0 यहाँ टेस्ट ले लो एक तो 0 नंबर। स्कूल में पता नहीं कैसे नंबर आते हैं, मुझे तो स्कूल के नंबरों से यकीन उड़ गया है। बेटा आगे ये चीज तुम्हारे नुकसानदायक है, मेरा कुछ नहीं जाना इससे। देख लो कितने कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं 10th में। 10th के नंबर देखे तुमने? 150, हर स्कूल में 125 बच्चों के 90% आ रहे हैं। और फिर 12th क्लास का रिजल्ट देखा तुमने कभी? किसी भी स्कूल का देख लो, मॉनफोर्ड का ही देख लो, 100 शायद 5 या 6 बच्चे हैं जिनके 10th में 90% प्लस हैं, 90 से ऊपर हैं। और 12th में सिर्फ 6 बच्चे हैं। क्यों? 12th में सिर्फ 6 या 8 बच्चे जिनकी 90% या 95 से ऊपर है। क्यों भाई, इतना रेशो कैसे घट गया? क्योंकि 10th में मजबूरी है CBSE के बच्चों को पास करना, फालतू के नंबर देना। जो कंसीडर करते हैं उनके तो आते ही हैं, देखो जो डिजर्व करते हैं उनके नंबर तो आएंगे, लेकिन उनके साथ वो जो भेड़ चाल वाले हैं उनके नंबर आते हैं। और 12th में नहीं आते, क्योंकि 12th में फिर कॉन्सेप्ट्स हैं। 11th 12th पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपको सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर कंपटीशन में देख लो तुम कितने % सेलेक्ट होते हैं। पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा किसका लेना देना है? सीरियसनेस का। जो जितनी जल्दी सीरियस हो जाएगा लाइफ में, उसका उतना ही कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा तो हुआ है, इनको तुम नहीं करने दे रहे कुछ लाइफ में, इनको तो कुछ करने दो। तुम्हारा तो हुआ है सैनिक स्कूल में, इसको इनको कहाँ होगा इनका? इनको क्लास में डिस्टर्ब करो बैठ के, है ना? तो तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, पढ़ लो इधर। हाँ जी समझ आया? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से क्या मतलब है? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मतलब है मैम या तो सेम टाइप के एटम्स हो उसके अंदर, या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, या आयंस हो। सेम अभी पढ़ेंगे कैसे आयंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ध्यान से। अब आओ जरा एटम। एटम क्या मुसीबत है? देखो ये जो टर्म एटम है किसने दी थी? हाँ जी पढ़ा है कभी पहले? टर्म एटम वॉज कॉइंड बाय डाल्टन। ये डाल्टन भाई बार बार आएंगे, इनका नाम बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा। ठीक है, डाल्टन साइंटिस्ट है, उनका नाम बहुत बार आएगा। तो डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है। कॉइंड बाय का मतलब है इन्होंने दी, नाम दिया था इन्होंने कि एटम। अब ध्यान से सुनो, शुरुआत में बच्चों ये बोला लोगों ने कि एटम एक वो चीज है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। देखो एटम वर्ड जो है वो लिया गया है एटमोस वर्ड से, और एटमोस वर्ड का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। एटम जो है वो नाम लिया गया है एटमॉस से। एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इसको 3rd चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितने की जरूरत है वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूं। हाँ जी, इनडिविजिबल बोला था।
कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि डाल्टन तो ये बात कह के निकल लिए कि टर्म एटम है, एटम टर्म तो ठीक है, सेल की तरह कोई दिक्कत नहीं है। सेल टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने। आज तक वही नाम चल रहा है। ऐसे ही एटम आज तक वही नाम चल रहा है जो डाल्टन ने दिया था, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है उसमें दिक्कत है। डेफिनेशन में क्या दिक्कत है? इसने इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब एटम को तुम और छोटा छोटा नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन आज की डेट में तुम्हें पता है एटम को तोड़ सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये हमें पता है कि एटम को हम क्या कर सकते हैं, एटम को तो मैम तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब जो ये एटम नाम है, एटमोस, जहां जब ये लिया गया था ओरिजिन में, इसकी डेफिनेशन में दिक्कत है, इसकी पुरानी डेफिनेशन में दिक्कत है। इसकी न्यू डेफिनेशन है जो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि न्यू डेफिनेशन भी कुछ है। हाँ जी, नई डेफिनेशन क्या है? नई डेफिनेशन ये कहती है कि एटम वो चीज है या वो पार्टिकल की फॉर्म है जिसको आप क्या कर सकते हो, जो आपको अकेले भी एग्जिस्टेंस में दिख सकती है या फिर ग्रुप में भी दिख सकती है। क्या डेफिनेशन है? नहीं, एटम इज दैट पार्टिकल, एटम इज दैट फॉर्म ऑफ पार्टिकल, एटम इज दैट फॉर्म ऑफ पार्टिकल दैट कैन, एटम इज, ये विच लिख लो, विच, एटम इज दैट फॉर्म ऑफ पार्टिकल which can exist alone or in group। हाँ जी, ध्यान से सुनिए जरा, समझ के पढ़ लो, यही हो जाएगा सारा लर्न तुम्हें। ठीक है, कल से फिर क्वेश्चंस भी करनी है। देखो भी, पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है? नाम किसने दिया था एटम? डाल्टन ने। क्या कहा था? इन्होंने कहा था, अपने अभी पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, डाल्टन के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। उन्होंने इसमें ये कहा था कि जो एटम नाम है ये एटमोस से लिया गया है, और एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। एक एटम को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, एक एटम को आप छोटों में तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये चीज हमें आज की डेट में पता है कि मैम हम तो एटम को तोड़ सकते हैं। ठीक है, नाम चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी न्यू डेफिनेशन आ गई। इन्होंने कह दिया कि एटम वो चीज है या तो वो अकेले मिल जाए, विच कैन शो, या विच कैन एग्जिस्ट लिखो यहां पर, विच कैन एग्जिस्ट अलोन। एटम वो पार्टिकल की फॉर्म है जो या तो अकेले मिलेगा या बच्चों क्या मिलेगा, ग्रुप में, और फाउंड इन ग्रुप। एटम इज दैट फॉर्म ऑफ पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट अलोन, विच कैन एग्जिस्ट अलोन और फाउंड इन ग्रुप। अब ध्यान से सुनो मैम, इस चीज का क्या मतलब है? हाँ जी, मतलब समझिए कि मतलब क्या है इस चीज का। एटम वो फॉर्म है पार्टिकल की जो अकेले भी मिलता है। हाँ जी, बताना जरा, कौन से ऐसे एटम आपने देखे हैं जो अकेले अकेले मिल जाते हैं? नहीं, नो, हीलियम। हीलियम, अगर तुम हवा में ढूंढने चलोगे ना तो तुम्हें हीलियम के एटम मिल जाएंगे। हीलियम अकेले एग्जिस्ट करता है, नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हीलियम हीलियम हीलियम, हीलियम के जो एटम्स हैं वो अकेले अकेले मिल जाते हैं। नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जैसे हीलियम है। अगर तुम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती? ऑक्सीजन क्यों? आंसर गलत है। ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में कब मिलती है? ऑक्सीजन तो इस फॉर्म में मिलती है, O2 की फॉर्म में। हाँ जी, ऑक्सीजन का एटम थोड़ी ना मिल जाएगा तुम्हें हवा में। हवा में तो मैम ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में मिलेगी। मतलब ये क्या है ऑक्सीजन का? ये तो मॉलिक्यूल है, एटम थोड़ी ना है। कौन? कुछ नहीं होता है, O3 होता है, ओजोन। हाँ जी, ध्यान से सुनो, एटम अकेले अकेले भी मिल सकता है। किसका एटम अकेले मिल रहा है? मैम हीलियम जैसे कि। और ग्रुप में किसके एटम मिल रहे हैं बताना जरा। मैम जैसे कि ऑक्सीजन का, चलो एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि मैम पानी में ले लो ना। आप पानी में देखो एटम्स जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैम ये तो ग्रुप में है, ठीक है। तो एटम अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है, एटम ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। CO2 देखना जरा। हाँ जी, CO2 में बताना जरा क्या है। ये कार्बन और मैम इसके साथ इधर ऑक्सीजन, इसके साथ इधर ऑक्सीजन, इस तरीके से ये देख लो,
ठीक है। अब ये कितने कितने बॉन्ड में लगा रही हूँ ये तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे। इसका मतलब अगर हम लेटेस्ट बात करते हैं, लेटेस्ट रिसेंट अभी क्या है, तो एटम वो चीज होती है, वो पार्टिकल की वो फॉर्म होती है जो अकेले भी मिल जाए तुम्हें और वो तुम्हें दुकेले भी मिल जाए। दुकेले बोले तो ग्रुप में भी मिल जाए, टिकेले पिकेले कैसे भी मिल जाए, जो ग्रुप में मिल जाए मतलब। ठीक है। सो एटम ग्रुप में भी मिल सकता है और एटम अकेले अकेले भी मिल सकते हैं नेचर में। ठीक है। हवा में हीलियम मिल जाएगा, हीलियम का एटम। ऑक्सीजन का एटम नहीं होता हवा में, क्यों? ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में O2, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तब घूम रहे हैं ऐसे हवा में, समझे? हाँ जी। अब कहां पहुंच गए चैप्टर में? फ्लो चार्ट बना लिया था। 2 टाइप के हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से थे बच्चों? इम्प्योर सब्सटेंसेस थे मैम मिक्सचर्स। फिर क्या पढ़ा हमने? फिर हमने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या होती है बताना जरा। हाँ जी, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या थी? हाँ जी, प्योर सब्सटेंस इज द वन विच हैज सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, विच हैव सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर सारे एक जैसे टाइप के पार्टिकल्स हैं, इसलिए तो प्योर कह रहे हैं। प्योर क्यों बोल रहे हैं बच्चों? प्योर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैम उसमें सेम टाइप के क्या है, सारे पार्टिकल्स, सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। इधर आओ जरा, एलिमेंट क्या है? हाँ जी, एलिमेंट किसके अंदर आ रहा था? क्या प्योर सब्सटेंस में है? प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट? हाँ जी, उसी की कैटेगरी है। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, देखो जरा फ्लो चार्ट खोल के। प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 टाइप की कैटेगरीज में कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब आओ जरा, एलिमेंट क्या है देखो। अब ये भाई हैं, ये है रॉबर्ट बॉयले। रॉबर्ट बॉयल, हाँ जी, 1661 1661 1661। ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने टर्म दी थी एलिमेंट। ही coined द या गेव टर्म एलिमेंट। तुम्हारा तो नामो निशान भी नहीं था 1661 में, एलिमेंट नाम देके चले गए रॉबर्ट बॉयल, देखो 1661 में। ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट तो ये हैं जो तुम्हें यहां पर याद रखने हैं। रॉबर्ट बहुत सारे पढ़ लिए, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना। और रॉबर्ट हुक ने वही अपनी डेड सेल कॉर्क से। और रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट टर्म दी थी कितने साल पहले? अब आओ, हाँ जी, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर। ये एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर है ना, देख लेते हो एक बार बुक में। हाँ जी, लिखो फटाफट, चलो। यही है। आई एम नॉट हिज मदर, so I don't have any nickname. हाँ जी। सो ये 2 साइंटिस्ट यहाँ पे आपको याद करने हैं कि जो टर्म एलिमेंट है, इट वॉज कॉइंड बाय, इट वॉज गिवन बाय हुम? रॉबर्ट बॉयल 1661 में। और दूसरे साइंटिस्ट है एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर। इन्होंने डेफिनेशन दी थी। हाँ जी, ही गेव एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। हाँ जी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया था, या डेफिनेशन दी थी एक्सपेरिमेंटली। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एलिमेंट इज देखो, लिख दूंगी, लिख तो लो पहले। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी broken down into simpler substances by physical or chemical mean, by physical
और केमिकल मीन्स 70s में दी थी, बहुत पहले की बात है, मतलब 1670s या 1774 के करीब, ठीक है, बहुत पहले की बात है, 1740s 50s में, ठीक है। तो तुम्हें ईयर नहीं याद करना, लेकिन अगर तुम इसे भी देख लोगे कि भाई ये दिया क्या है, इन्होंने कहा क्या है, तो भी बहुत है। हाँ जी, रॉबर्ट बॉयल ने टर्म एलिमेंट दी थी और एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर जो है उन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन दी थी, क्या कहा था, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट जो है वो बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, और सिंपलर सब्सटेंसेस में चाहे तो हम फिजिकल मेथड्स को यूज कर लें, चाहे हम केमिकल मेथड्स को यूज कर लें। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है, बट 9th क्लास के लिए ठीक है, मतलब 9th में कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं बेटा, मैं थी नहीं वहां तब। अब मैं इस बारे में क्या ही कमेंट कर सकती हूँ जो मैं नहीं थी, है ना, तभी तो तुम नहीं हो, ठीक है। हाँ जी, डन, लिख लिया। ये बात पता होनी चाहिए कि साइंटिस्ट कौन है, उन्होंने काम क्या किया और क्या क्या वहां पर चीजें हैं, ठीक है। चलो, हाँ जी, अब अगर तुम्हें एलिमेंट बताना हो, एलिमेंट क्या है, ध्यान से सुनो, एलिमेंट है क्या, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, ये बताना किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंट किससे मिलके बना है, ये बताना। जब तुमसे कोई ये सवाल पूछता था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तुम कैसे एक्सप्लेन करते थे उस चीज को। 8th क्लास की बुक में एक डायग्राम दिया हुआ था, याद है तुम्हें, ईंटों का, याद है तुम्हें, कि इस तरीके से एक वॉल दी हुई है, ये बता रखा है कि ये जो वॉल है ये इस तरीके से ब्रिक से मिलके बनी है, याद है कुछ, सिलेबस से हट गया था, तो ध्यान से सुन लो, यहां पे वही एनालॉगी हम यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। एलिमेंट का क्या मतलब है, एक एलिमेंट जो होता है ना बच्चों, उसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। क्या मतलब मैम, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक फॉर्म है, प्योर सब्सटेंस की फॉर्म है। अब मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों एक एटम है, कोई भी एक्स वाई जी, एक्स एटम है, एक्स एटम को तुम चिपका दो एक दीवार पे, एक्स एक्स, बहुत सारे एक्स एटम लेके आओ, बहुत सारे एटम लेके आओ तुम, और ये इस तरीके से क्या है, एक दीवार चिन दो। जिस तरीके से दीवार किससे बनती है, जिस तरीके से मैम जो हमारी दीवार होती है वो मिलके बनती है ईंटों से, इसी तरीके से एक जो एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलके बनता है, एटम से। इसका मतलब अगर मैं बात करती हूं यहां पर एक दीवार की, एक दीवार में बहुत सारी जो ईंटें हैं ना, एक दीवार किससे मिलके बनी है, बहुत सारी ईंटों से। तो इसी तरीके से मैं तुम्हें कह सकती हूं कि बच्चों ये पूरा जो है ना, ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किससे मिलके बना है, बहुत सारे एक्स एटम से। तो तुम इस तरीके से समझ सकते हो, इसका मतलब एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस की वो फॉर्म है जो मिलकर बना है सारा का सारा सेम टाइप ऑफ एटम से। थोड़ा थोड़ा सा फर्क आएगा बस, डेफिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ जी, प्योर सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन थी, प्योर सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन है, विच हैज सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर क्या डेफिनेशन है एलिमेंट की, इट इज दैट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। लिखो लिखो, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तुम्हें याद रहना चाहिए। लिखो, एन एलिमेंट इज दैट प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज दैट form of pure substance which is made up of same type of atoms, same type of atoms। तो ध्यान से कहां कहां क्या क्या चेंजेस हम लेके आ रहे हैं डेफिनेशंस में, वो याद रखना है। प्योर सब्सटेंस तो मैम वो थे जिनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम, कुछ भी हो सकते हैं। एलिमेंट कौन सा प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट मैम वो वाला प्योर सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप के एटम्स हैं। हाँ जी, एलिमेंट किससे मिलके बन रहा है, सेम टाइप ऑफ एटम से। हाँ जी, प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करो, चलो कोई बताओ दोबारा से। रुक जाओ एक सेकेंड, रोको अपनी स्पीड को।
हाँ जी, चैप्टर में शुरू में क्या पढ़ा है? चैप्टर में शुरू से क्या पढ़ लिया अभी तक? स्लो पढ़ेंगे, क्लास में लर्न कर लो, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, हो जाएगा। ऐसे प्लांट टिश्यूज भी क्लास में कर लेंगे। जल्दी बताओ मैम, ये जो चैप्टर है ना इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये इट इज अबाउट केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर कितने टाइप का है। तो मैम ब्रॉडली 2 टाइप का है। कौन कौन से 2 टाइप है नाव्या? प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर। इम्प्योर वाला वो क्या नाम है? मिक्सचर्स। हाँ जी, प्योर को कैसे अरिहंत डिफाइन करते हैं? प्योर सब्सटेंसेज जो है वो आगे फर्दर कैटेगराइज कितने बेसिस पर देख रहे हो? प्योर सब्सटेंसेस फर्दर मैम 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिफाइंड है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। और उधर प्योर जो मिक्सचर्स हैं वो कितने कैटेगरीज हैं? हाँ जी 2। कौन कौन सी हैं? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब आ जाओ इधर। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? मैम हम पहले चैप्टर में प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ना शुरू किया है, इम्प्योर को हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम प्योर को पढ़ रहे हैं। प्योर की क्या डेफिनेशन थी? प्योर सब्सटेंसेस मैम वो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं या मैटर की वो फॉर्म है जो कि मिलकर बनी है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से। हाँ जी, पार्टिकल का क्या मतलब हो सकता है? मैम पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मैम आयन भी हो सकता है, और पार्टिकल का मतलब आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फिर तुम्हें पता है प्योर सब्सटेंसेस से ही तो एलिमेंट निकले हैं, प्योर सब्सटेंसेस से कंपाउंड निकले हैं। तो एलिमेंट में कौन सी चीज सेम है? एटम सेम है। ऐसे तुम देखोगे जब कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी मैम प्योर सब्सटेंस है, उसमें क्या चीज सेम होगी? मॉलिक्यूल्स। सुन रहे हो? तो ये इनमें वो है। जिस तरीके से मैम एक दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनी है, इसी तरीके से ये एलिमेंट जो है ये तो दीवार है, और जो एटम है ये ईंट है। ईंटों को कैसे चिपकाते हो? सीमेंट से। यहां भी कोई फोर्स होंगी इनके बीच में, अभी पढ़ोगे धीरे धीरे। कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, कहीं पर आयनिक बॉन्ड होगा, कहीं पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, फलाना फलाना पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अभी इतना काफी है। अगर इसे पचा पा रहे हो तो पचा पा रहे हो। हाँ जी, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं मैम? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें सेम टाइप की चीजें होती हैं। सेम क्या होता है मैम? पार्टिकल सेम होते हैं। अब वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं। हाँ जी, उस प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं अर्पित? उस प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं? उस प्योर सब्सटेंस को आप क्या नाम दोगे जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है? लगाना एक धप इसके। मैं कह रही हूं चैप्टर आसान नहीं है, अभी ऐसे जाएगा हवा में। बी अटेंटिव एलिमेंट। बस रहने दो बेटा, रहने दो। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा ना, फोकस, बी फोकस्ड। अब मैं इनसे धप लगाऊंगी पीछे से। लगाना, एक डंडा लेके आना कल से। उसमें मैं बैठने नहीं दूंगी, मैं यही धप लगाऊंगी तुमसे। हाँ जी आप बताओ, उस प्योर सब्सटेंस को क्या कहेंगे जिसमें सेम टाइप के एटम्स हैं? एलिमेंट। समझे? हाँ सुन लिया था तेरा, सुन लिया था मैंने। हाँ जी अब इधर आओ। अब हम चैप्टर में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और इजी अगर पचाने की कोशिश करोगे, अब सोचोगे ही नहीं कि कब आएगा, हाफ ईयरली में आएगा, देखी जाएगी टाइप्स। वो एटीट्यूड रखेगा तो कभी दिमाग में पड़ेगा ही नहीं। और यही प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ, बस पेपरों में जागता है ये दिमाग, अदरवाइज डब्बा बंद और लॉक और चाबी। फिर जब पेपर आते हैं 3, 10, 15 दिन तो चाबी ढूंढने में लगते हैं। भाई कहाँ थी चाबी? बंद करके डब्बे में फेंक दिया था दिमाग। हाँ जी, अब हम एलिमेंट्स में अंदर घुस रहे हैं। हम प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा हमने, फिर हम एलिमेंट में घुसे। अब एलिमेंट से हम आ गए इसमें। हाँ जी, एलिमेंट जो है वो 4 टाइप के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड कौन सी थी 4th कैटेगरी? नोबल गैस। चलो अब एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं, ये आसान है, कोई बहुत भारी भड़कम चीज नहीं है। आओ जरा इधर, ये तुमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स को पहले नाम बताओ, चाहे 1-2 मेटल्स के नाम बताओ जो तुम्हें पक्का पता है कि ये मेटल है मैम, फॉर श्योर। मैम मुझे पता है आयरन एक मेटल है, मैम मुझे सोडियम का भी पता है एक मेटल है, पोटेशियम का भी पता है मैम, मुझे गोल्ड का भी पता है एक एटम है, सिल्वर का भी मैम मुझे पता है कि एक मेटल है। बहुत है इतने। अब इधर आओ जरा, मतलब तुम्हें बहुत सारे मेटल्स के नाम पता है। अब प्रॉपर्टीज लिखनी तो बिल्कुल ही आसान है, क्या ये मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये बताओ, ठीक है देखो
क्या क्या दिखता है? एक सोने चांदी की चीज को देखते हो, क्या सबसे पहली चीज नजर में आती है? इतना मम्मी लोग क्यों खरीदते हैं सोना चांदी, क्यों पहन के लाद के चलते हैं हर जगह? हाँ जी, क्या होती है मैम? शाइन होती है, शाइन। क्या होती है मैम? चमक होती है। सबसे पहला अट्रैक्शन का कारण ही है। दूर से ही आंटियां देखती हैं, फलानी ने देखना गोल्ड का सेट पहना हुआ है, डायमंड का सेट पहना हुआ है, वाह कितना सही लग रहा है। लिखो, मेटल्स हैव लस्टर। हाँ जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव अ लस्टर, और इसी को कहते हैं मेटालिक लस्टर, चमक, शाइन। चमक, जो शाइन होती है ना, मेटल्स हैव शाइन, उस शाइन को ही बोलते हैं मेटालिक लस्टरस। तो तुम ये भी कह सकते हो कि मेटल्स आर, इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मेटल्स आर लस्टरस। एक ही बात है, ये सबका एक ही मतलब है। तुम लिख दो मेटल्स हैव लस्टर मतलब शाइन, एक ही बात है। तुम ये लिख दो मेटल्स आर लस्टरस, तो भी वही बात है। लस्टरस क्या हो गई? लस्टरस होना प्रॉपर्टी हो गई, मतलब शाइन होना। अगर किसी मेटल के पास प्रॉपर्टी है शाइन होने की, चमक की, तो उसको कहते हैं लस्टरस, तो ये प्रॉपर्टी है। हाँ जी, और बताओ, और क्या दिखता है तुम्हें? चमक के अलावा किसी मेटल में क्या नजर आता है? मैम वो घंटी बजती है ना जब स्कूल वाली, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बेल होंगी शायद, अब कैसी है? टन ही है। ठीक है भाई, साउंड जो प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी हो तो उसको क्या बोलते हैं? साउंड जो प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। मतलब मैम सोनोरस का क्या मतलब है? सोनोरस का मतलब होता है बच्चों, दे प्रोड्यूस साउंड, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट। जब हम किसी दूसरे सरफेस पे इसको हिट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखा हो किचन में कभी गलती से दो बर्तन गिर जाएं, आपस में भिड़ जाएं, वो कैसी आवाज आती है? मम्मी को पता चल जाता है, इरिटेट हो जाती है। ऐसे ही तुम स्कूल की घंटी देख लो, कितनी खुशी होती है जब टन 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 बजती है। तो क्या होता है वहां पे? देखिए ना बेल की शेप कैसी होती है मैम, बाहर एक मेटालिक वो होता है बड़ा सा तंबू टाइप का, अंदर घंटा होता है, टम बजता है उसमें। तो क्या होता है जब एक मेटल को दूसरे मेटल पे हिट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी बताओ। मेटल्स आर डक्टाइल। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई डक्टाइल होने का क्या मतलब होता है? एक चीज होती है मेलिएबल। हाँ जी, एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी जा रही हूं उस पे, मेटल्स आर मेलिएबल, या फिर मेटल्स हैव मेलिएबिलिटी, एक ही बात है। ये लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। मेटल्स हैव मेलिएबिलिटी। अब बड़ी दिक्कत होती है मेलिएबल और डक्टाइल में, दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनो, या हम यहां पे ले भी लिख सकते हैं मेटल्स हैव डक्टिलिटी, एक ही बात है। एक प्रॉपर्टी को तुम दो तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ध्यान से सुनो, डक्टाइल होने का क्या मतलब है, डक्टिलिटी होने का क्या मतलब है? हम्म हम्म मैं यही देखना चाह रही हूँ कि तुम दोनों इन वर्ड्स में कंफ्यूज तो नहीं हो, बिल्कुल क्लियर है ना तुम्हें? अब हो गए ना तुम कंफ्यूज? अब तुम पक्का से बताओ। हाँ जी, क्या बताया? ध्यान से सुनो, मेलिएबल का मतलब होता है मैम किसी चीज का शीट में कन्वर्ट हो जाना, और डक्टाइल का मतलब है मैम उस चीज का या उस मेटल का वायर्स में बन जाना। देखो जिसको इसमें दिक्कत है वो एमएस धोनी से याद कर लेना। कौन है एमएस धोनी? जिसको दिक्कत है मेलिएबल। मेलिएबल वो चीज होती है जिसकी शीट बन जाती है। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, है ना? जानते हो या भूल गए? है कोई? कौन है भाई ये बंदा? हाँ जी, कौन है ये नहीं पता? क्रिकेटर है भाई, कैप्टन रहे हैं। क्या हुआ? डन। हाँ, मैसी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैसी फिर फुटबॉलर ही है। अच्छा आ जाओ। डोंट ओवर रिएक्ट। हाँ जी, कम हियर। क्या लिखेंगे इसके बारे में?
कि डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? लिखो, डक्टिलिटी का मतलब है मैम, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर हम कह रहे हैं ना मैम कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल हैं, इसका मतलब ये है कि मेटल्स के पास प्रॉपर्टी है कि हम इनकी क्या बना सकते हैं, हम इनकी वायर्स बना सकते हैं, पतली पतली वायर्स। हाँ, तो बेटा ये एक ही बात है, ये एक ही पॉइंट है। तुम लिखोगे कि मेटल्स आर डक्टाइल, या फिर तुम लिखोगे मेटल्स हैव डक्टिलिटी, उसका ये सब एक ही बात है, वो अलग पॉइंट है, ये एक ही बात है कि मेटल्स की हम पतली पतली क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, सबसे मेलिएबल और सबसे डक्टाइल जो मेटल है वो है तुम्हारे गोल्ड और सिल्वर। देखो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मैं वो 9th क्लास में तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, वो तुम्हारे 10th में काम आएंगे, 10th में पढ़ेंगे। बहुत सारे टीचर करते हैं 9th में लिखवाते रहते हैं एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन, कुछ जरूरत ही नहीं है। 9th में इतना ही कर लो बहुत है, प्रॉपर्टीज पकड़ लो पहले कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक्सेप्शंस 10th में पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसके। ठीक है, अब इधर आओ जरा। हाँ जी, इसको क्या लिखे, ये क्या मतलब है, मेटल्स आर मेलिएबल या दे हैव मेलिएबिलिटी, क्या मतलब है मैम? दे कैन बी ड्रॉन इनटू, कैसे, अपने आप, बाय हैमरिंग, हथौड़ी बजाओ इनके ऊपर। तुम एक मेटल लो, उस मेटल को पीटो हथौड़ी से, हैमर से, तो तुम ये देखोगे कि वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो पतली पतली शीट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। बेटा तुम मार पाओगे हड्डी पे इतना? हड्डी में सिर्फ कैल्शियम है क्या? फॉस्फोरस भी है, बहुत सारी चीजें और भी। हाँ जी, डन। और बताइए, कभी बिजली की तारें देखी है? अंदर से क्या होता है उसमें? लिखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चों? मैम हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मेटल्स की, कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब होता है कंडक्ट करने का, इलेक्ट्रिसिटी? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे कि इलेक्ट्रिसिटी, देखो पहले एक बार समझ लो सारे, वेट वेट लेट मी आस्क। लश्चर का मतलब है चमक है, तुम देखते हो सोने में चांदी में सब में क्या है मैम, चमक है, कॉपर, सारे चमकते हुए मेटल्स हैं। सोनोरस मतलब जब एक मेटल को दूसरे मेटल पे हिट करते हैं या एक मेटल को दूसरे सरफेस पे हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डक्टाइल का मतलब है मैम जिनकी पतली पतली वायर्स बना सके। मेलिएबल का मतलब है मैम जिनको हम हथौड़ी से पीट पीट के जिनकी शीट बना दें, शीट। जैसे कौन सी शीट अवेलेबल है मार्केट में? हाँ जी, शीट किसकी अवेलेबल है, वो देखते हो ना टिफिन में लेके जाते हो, एल्यूमिनियम शीट्स। इसका मतलब एल्यूमिनियम भी क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम भी एक मेटल है मैम, उसकी शीट्स बनती हैं। हाँ जी, अब कंडक्टर की बात सुनो ध्यान से, कंडक्टर का क्या मतलब है हम बताओ जरा। जो इलेक्ट्रिसिटी हीट को अपने से पास करा पाए। ध्यान से सुनो, तुमने देखा है ना जब चाय का बर्तन हम गैस पे रखते हैं तो ये गैस है यहाँ पे जल रही है, ये तुमने चाय का बर्तन रखा है तो क्या होता है, क्या सिर्फ पूरा पैन गर्म होता है? देखा है ना साइड पे हाथ लग जाए गलती से, और जो उसकी डंडी होती है, तुम्हें पता है आजकल वो जो डंडी आती है उनमें मैम प्लास्टिक की रैपिंग रहती है, वो अलग मटेरियल की बनी होती है ताकि वो गर्म ना हो, तो इसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। जो अपने थ्रू क्या करे, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। इसका मतलब मैम मेटल वो चीज है, अब मान लो ये मेटल है मेरे पास, ये वाली चीज, सुनो ध्यान से, ये मेटल है और मैं इस मेटल को यहां से गर्म कर रही हूं, तो ये पूरा का पूरा हीट को क्या करेगा, हीट को मैम दूसरे पार्ट्स में भी क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा, फैला देगा, ले जाएगा। तो ये होता है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब है हीट को पास कर देना। हाँ जी, बिजली की तारें सारी मेटल की बनी हुई है, कॉपर की। क्यों? वैसे सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सिल्वर तो यूज नहीं करेंगे ना, चोरी हो जाएगी, है ना, इसलिए क्या यूज करते हैं, इसलिए मैम कॉपर यूज करते हैं। सबसे अच्छा मेलिएबल और डक्टाइल का एग्जाम्पल लिख लो अगर एग्जाम में आ जाए। सबसे, चलो अगली शीट पे उस पे लिख देती हूँ। हाय हाय, ये सबसे गंदी कंडीशन होती है। लिखो बेटा, मैंने आज वो वहां से शायद उसमें लॉगिन नहीं किया हुआ है अपने अकाउंट से ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। लिखो, मोस्ट मेलिएबल
हाँ, मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। अगर तुमसे ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है, तो गोल्ड और सिल्वर भी आंसर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है। अगर वो तुमसे कंडक्टर पूछ लेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, वो नहीं करवा रही हूं, तुम 9th में हो, 9th के हिसाब से ही पढ़ो। सिल्वर और कॉपर। सिल्वर महंगा होता है इसलिए इसको यूज नहीं करते, ज्यादातर क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉपर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। कंडक्टर का मतलब है जो इजीली कंडक्ट करे, अपने से पास होने दे हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को। हाँ जी, और क्या पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट ये है बच्चों यहां पर कि जो अपने मेटल्स होते हैं उनके पास ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर नहीं है। लिखो, मेटल शो लिमिटेड वैरायटी ऑफ कलर्स। मतलब मैम क्या मतलब वो इस चीज का कि भैया ज्यादातर मेटल्स जो हैं उनमें ज्यादा कलर्स नहीं है। क्या क्या कलर है, बस सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो, बस यही कलर्स होते हैं। अभी तुम वहां देखोगे वहां लाल भी मिलेंगे, बहुत चमकते हुए पीले भी मिलेंगे, हरे नीले सब मिलेंगे वहां नॉन मेटल्स में। यहां नहीं, वहां नॉन मेटल्स में बोल रही हूं मैं, यहां लिमिटेड है। या तो ज्यादातर मेटल्स ग्रे होते हैं या सिल्वर होंगे, येलो और गोल्डन बस। कौन मेटल है?